वाली है शुड यू कम टू कनाडा इन 2024 ना। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रही है, हायरिंग फ्रीजेज हो रहे हैं और ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 2-2 3-3 महीने के लिए एक हॉल्ट पे जा रही हैं। तो इंडीड पे भी बहुत कम जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगे आपको। इमिग्रेशन कम कर रहे हैं कनाडा की। हाउस ओनरशिप बहुत अनअफोर्डेबल होती जा रही है। रेंट्स इतने हाई जा चुके हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जीआईसी पे रहना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अगर आप अब भी कनाडा आने चाहते हो तो आप क्या चीज़ें करो। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए लाए हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है शुड यू कम टू कनाडा इन 2024। तो गाइस, मैंने इस पे अपना मुझे यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है जो प्लान कर रहे हैं कनाडा इस ईयर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर मूव होने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ना हम बात करते हैं कनाडा की करंट सिचुएशन के ऊपर। तो कनाडा एक सो कॉल्ड रिसेशन में घुसता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको अगर ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो यहाँ पे ना इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रही है। 8 से 10% की इन्फ्लेशन चल रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, ग्रॉसरी, आपका राशन, खाना, पानी, गैस, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। किसी के 1.5 टाइम्स हो चुके हैं, किसी का डबल हो चुका है रेट। तो महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक रिसेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है तो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। लोग स्पेंड नहीं कर रहे तो बिजनेसेस को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो वो या तो एग्जिस्टिंग लोगों को निकालेगी या फिर नए लोग नहीं लेगी। तो उसी की वजह से हायरिंग फ्रीजेज हो रहे हैं और ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो यही चल रहा है कनाडा में रिसेशन। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट। इसी चीज़ को ना एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे हम फूड साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो फूड इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री के हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। जैसे आज की तारीख में लोग कम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर आपकी कंपनी कोई फैंसी फूड बनाती है, लग्जरी आइटम बना रही है ना, थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो लोग उन चीज़ों को कम खरीद रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज़ में प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनकी सेल कम हो रही है। और इनडायरेक्टली हायरिंग और इन सब में, अगर आप एक कंपनी में कुछ टाइम से भी हो तो आपकी सैलरी हाइक्स उतने नहीं हो रहे, कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं, नए लोगों को हायर नहीं करा जा रहा। सेल्स कम होने की वजह से कंपनीज इवन अपनी प्रोडक्शन तक शट डाउन कर रही हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 2-2 3-3 महीने के लिए एक हॉल्ट पे जा रही हैं। जो आपके बेसिक जो सर्वाइवल जॉब्स करते हैं लोग, प्रोडक्शन वर्कर्स हैं या पैकेजिंग वर्कर्स हैं, उन लोग की जॉब्स जा रही हैं। 2-2 3-3 महीने के लिए उनको ब्रेक पे भेज रहे हैं लोग। तो कंपनीज का ये सिनेरियो चल रहा है यहाँ। तो इससे आप ये चीज़ समझ जाओ कि कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें ओवरऑल एक स्लो डाउन आ चुका है। सो गाइस, दूसरा अगर मैं आपको एस्पेक्ट बताऊं तो वो हो गया हाई इमिग्रेशन। कनाडा में आई थिंक लास्ट ईयर पिछले 10 साल की हाईएस्ट इमिग्रेशन हुई है। मतलब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी जॉब्स है ना उस पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है वो। जैसे अगर आप आज की तारीख में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो इंडीड पे भी बहुत कम जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगे आपको। लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी ईजिली नहीं मिल रही है। तो ये हाई इमिग्रेशन की वजह से भी है। अब इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा एस्पेक्ट भी बताता हूँ कि यहाँ पे ना हाउस ओनरशिप बहुत अनअफोर्डेबल होती जा रही है। लोग घर ले नहीं पा रहे हैं, अगर जो ले पा रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से यहाँ के जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो मॉर्गेज रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो इतने हाई कर दिए हैं। आज की तारीख में अगर आप घर लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट क्लोज टू 6 to 8% के आसपास होगा। दैट इज़ वे एक्सपेंसिव। यही चीज़ आज से 1.5-2 साल पहले कुछ 3% 4% ऐसे होती थी, इससे भी कम ही होती थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपकी घर की किस्तें इतनी ज़्यादा बन जाएंगी, लोग जो घर के ओनर्स हैं वो अपना घर ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ही वो उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो रही है। और यही अगर मैं आपको एक टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो जो आप एक 1 बेडरूम बेसमेंट अगर आप साल भर पहले या 2 साल पहले $1000 का लेते तो उसका रेट आज 1500 हो चुका है। यही अगर एक 2 बेडरूम बेसमेंट आप आज से 2 साल पहले कुछ 1000-1200 का लेते तो उसका रेट आज 1800 हो चुका है। तो रेंट्स इतने हाई जा चुके हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जीआईसी पे रहना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। यहाँ पे बिना पार्ट टाइम जॉब के वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, अब ना इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अब भी कनाडा आने चाहते हो तो आप क्या चीज़ें करो कि आपकी यहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाए। तो सबसे पहले ना, सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ।
तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक अपनी खुद की सेल्फ रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एजेंट्स पे रिलाय मत करो, अपनी हर चीज़ की रिसर्च खुद करो, सारे फैक्ट्स फिगर्स खुद समझो, हर चीज़ ढूंढो, लोगों से बात करो। आपका जो आप कोर्स करना चाहते हो उसमें अपने सीनियर से बात करो, जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, एलुमनाइज हैं, या फिर जो उसमें वर्क कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल से बात करो, उनसे कनेक्ट करो और यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन को समझो। जब आप खुद समझोगे तब आप एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे कि आप यहाँ आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। इसके बाद इसी पे दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप अपना एक नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स का प्लान बनाओ। कैसे आप आओगे, क्या कोर्स करोगे, कैसे जॉब लोगे, कैसे पीआर लोगे, कैसे यहाँ घर खरीदोगे, कैसे यहाँ फैमिली सेटल करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कोई भी कोर्स लेकर यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद एक बेसिक सर्वाइवल जॉब पकड़ लेंगे, वो सर्वाइवल जॉब करते रहेंगे टिम हॉर्टन, मैकडॉनल्ड्स, किसी भी स्टोर पे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, और उसके बाद पीआर के लिए, एलएमआईए के लिए ढूंढेंगे, पैसे देंगे, तो वो ना एक सर्कल में फंस जाते हैं। तो ऐसा मत करो, एक अच्छा बढ़िया प्लान बना के आओ कि आप अपना नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कैसे कनाडा में सेटल होगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको बोलूँगा, जैसे आपने सुना ही होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कनाडा में ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट होने चाहिए हो। आपको किसी पे रिलाई नहीं करना, हर चीज़ खुद करनी है। यहाँ पे आप आओगे, हर काम आपको खुद करना पड़ेगा। अपना घर का काम हो गया, कुकिंग हो गई, हर चीज़, ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों के लिए ना क्रिप मत करना, मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि यहाँ आप आओगे तो आपको हर काम खुद करना है। तो इस माइंडसेट से आना, नहीं तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत लोग आते हैं वापस चले जाते हैं। वाई? बिकॉज वो कुक नहीं कर पाते, उनको अपना पसंद का खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, घर का काम नहीं कर पा रहे, जॉब और घर का काम साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी जो सेल्फ सर्वाइवल स्किल्स है ना, उन पे काम कर लो। अगर तो आप हॉस्टल वगैरह में रहे हुए हो इंडिया में, तो आई थिंक आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, घर पे रहते हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें सीख कर आओ। बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, है ना, जैसे राइस, दाल, ब्रेड, एग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप यहाँ आओ तो आपको ऐसा फील ना हो यार यहाँ खाना नहीं मिल रहा, यहाँ तो घर का काम भी खुद करना पड़ रहा है, जॉब मैनेज नहीं हो रही साथ में। तो इसीलिए मैंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो गाइस, इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि होने वाला है अबाउट हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो ऐसा मत करना कि कुछ भी आपने उठा लिया, कोई पता नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं करी। एक अच्छा वेल रिसर्च करके अपनी फील्ड चूज़ करना कि आप यहाँ चेक करो कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन हैं जो डिमांड में हैं, और उनके ऊपर अच्छी रिसर्च करो, क्या उनमें पे हैं, कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, किस प्रोविंसेस में ज़्यादा जॉब्स हैं, किस सिटीज़ में ज़्यादा जॉब्स हैं, और क्या उनका सैलरी ब्रैकेट है। तो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद उससे रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस जितना आप ले सकते हो, आप इंडिया में अपने आप को वेल प्रिपेयर कर आओ, ताकि जब आप यहाँ मूव हो तो आप एक कोर्स करने के बाद इजीली अपनी जॉब ले पाओ। तो इसका एक और मतलब ये था कि जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन होती है ना, हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, इसका मतलब ये हो गया, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा कि यार आप डॉक्टर और लॉयर ये बनकर ही आओ, ये तो चलो ये तो होते ही हैं। इसके अलावा जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे हर कोई आपका काम नहीं कर पाता, जैसे कि कोडिंग हो गया, है ना, डेटा साइंस हो गया, या डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ये सारी नई फील्ड्स हैं जो जैसे अभी आने लगी हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, ये अभी रिसेंट में ज़्यादा आने लगी हैं। तो अगर आप इनको भी अच्छे से सीख कर आते हो ना, तो यहाँ पे एक टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब आप ले सकते हो, बिकॉज ये ऐसा काम है जो हर कोई नहीं करता। तो आपको जॉब मिलना एक ईजी हो जाएगा। लेट इट बी अ फील्ड जॉब, या फिर अगर आप इवन पार्ट टाइम जॉब भी करते हो ना, तो आप इन फील्ड्स में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत ओपनिंग्स निकलती हैं कि कंपनी ने डाला हुआ उनको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए बंदा चाहिए, पार्ट टाइम भी मिल सकती है आपको। तो तभी ये स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, उस माइंडसेट से मत आना कि आप सिर्फ एक सर्वाइवल जॉब कर लोगे टिम हॉर्टन्स या मैकडॉनल्ड्स में। इस माइंडसेट से आओ कि आपको यहाँ आना है एक अच्छे स्किल सेट के साथ, एक अच्छी जॉब लेनी है। तो अगर आप ये सारे स्किल्स सीख कर आओगे, ये बहुत सारी हैं यार, हर किसी फील्ड में ना कुछ होता ही है। मैं हर किसी फील्ड का आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। आपकी फील्ड में जो भी एक स्पेसिफिक चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको मास्टर कर लो, और उसके बारे में रिसर्च भी कर लो कि उसका कनाडा में कितना स्कोप है, कितनी सैलरीज हैं, कितनी जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं। उसके बाद एक अच्छा डिसीज़न लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे आ रहे हो, बिकॉज अभी लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी इजीली नहीं मिल रही हैं। इसी चीज़ पे मैंने सोचा ना, वर्तिका
से भी थोड़ी उसकी ओपिनियन ली जाए कि उसको क्या लगता है। कि वर्तिका, आप ये मुझे बताओ, जैसे हम रिसेशन के ऊपर बात कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक कि जब हम आए थे या अभी जो एक आध साल पहले की सिचुएशन थी उससे अभी की सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक क्या डिफरेंस है? तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे हम आए थे तो हमें ना अपना मन बनाना था कि हमें पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है या फिर फील्ड जॉब भी हमारी ग्रेजुएशन हुई तो हमें ढूंढनी है, और हमें तुरंत मिल जाती थी। मतलब विद इन अ मंथ हमें पार्ट टाइम भी मिल गई और फील्ड जॉब भी हमारी मिल गई थी। बट अब क्या हो गया ना, अब लोग, अगर आप बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो आप नॉर्मल कॉलेज से, अगर आप कितने भी स्किलफुल भी हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब 6 मंथ्स तक लग जाते हैं आपको ढूंढने में। ये एक्चुअल सिनेरियो चल रहा है। अब इसका मेन रीज़न क्या हो गया है ना कि लोगों की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मतलब हर फॉल में, समर्स में, स्प्रिंग में लोग ग्रेजुएट तो हो जा रहे हैं, लेकिन जॉब्स उतनी निकल नहीं रही हैं क्योंकि बिज़नेस इतने लॉसेस में है। अब जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो मेरी कंपनी में अभी रिसेंटली एक पोजीशन इन्होंने वैकेंट करी और उसकी हायरिंग इंडीड पे डाली। अब उसे एक पोजीशन के लिए 150 लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं। अब हमें तो एक ही बंदा चाहिए ना, तो अब उन 149 का क्या? अगर एक बंदा हायर हो गया तो 149 तो लोग फिर अनएम्प्लॉयड रह गए, और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि हायरिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे तो जो कंपनीज हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रिसेशन काइंड ऑफ चल ही रहा है, तो रिसेशन के हिसाब से ही वो हर चीज़ डील कर रहे हैं। जैसे कि आप ना अपने कंपनीज में एक्टिविटीज़ में भी ये चीज़ देख सकते हो। जब नॉर्मल टाइम था तो हर मंथ आपका ऑफिस लंच हो रहा है, कहीं लेके जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हर महीने पार्टीज हो रही हाँ। हैं, कहीं वो हो रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहे हैं, वो सब भी अब थोड़ा कट शॉर्ट हो चुका है। तो ये सारा रियल है, कनाडा चल रहा है रिसेशन के अंदर और ये सारे रिसेशन के इम्पैक्ट्स हैं। अब ना आपको एक सच्चाई वाला फैक्ट बताता हूँ। रिसेशन जो है ना गाइस, रिसेशन तो एक फेज़ ऑफ लाइफ ही है यहाँ पे, है ना। हर 10-20 साल में एक बार आता ही है और इसका इम्पैक्ट रहता है अगले 4-5 साल तक। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बिजनेसेस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आ जाओ, मगर मेंटली प्रिपेयर होकर आओ कि ये 4-5 या 3 से 5 साल थोड़ा सा टफ फेज़ रहेगा यहाँ पे। मगर उस फेज़ के बाद जब यहाँ की इकोनॉमी वापस बूम करेगी ना, तो चीज़ें सारी बढ़िया हो जाएंगी। जैसे यहाँ पिछले 2-3 साल पहले तक लोगों ने बहुत पैसे छापे हैं, लोगों ने बहुत घर बनाए हैं, खूब पैसे कमाए हैं, खूब सैलरी हाइक्स लिए हैं, बिजनेसेस बढ़ाए हैं, बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा स्लो हो चुकी हैं रिसेशन की वजह से, मगर ये सारी चीज़ें फिर से पिकअप होंगी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। तो अपने आप को ना थोड़ा मोटिवेटेड रखना। अगर यहाँ आना चाहते हो, सिर्फ रिसेशन की वजह से अपना डिसीज़न मत बदल लेना। हर कंट्री में ही आता जाता रहता है, तो ये एक टेम्पररी फेज़ है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अपने लाइफ में फोकस रहना, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। रिसेशन की कोई टेंशन नहीं है। वर्तिका, काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं यार, आने वाले टाइम में इमिग्रेशन कम कर रहे हैं कनाडा की, व्हाट डू यू थिंक? अभी तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है क्योंकि एक्चुअली में कनाडा में ना सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब एक, और फॉर नाउ अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एक जॉब के लिए जितने लोग हैं उस हिसाब से खुद भी लगता है कि सैचुरेशन बहुत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है कि आप, अगर कोई भी कनाडा आ रहा है तो आप एक स्किल के साथ आओ कि वो स्किल एक्चुअली में कैनेडियंस को चाहिए, यहाँ के एम्प्लॉयर्स को चाहिए। तो आपका जो जॉब लगने का चांस और आपके यहाँ पे जो रहने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसी माइंडसेट से आप यहाँ पे आओ। राइट। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, काफ़ी इंसाइट्स बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।